मेरा नाम पाशा है और ये जो वाक़या मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ, इसको हुए हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा। मेरा ख़्याल है कि 23 या 24 दिसंबर थी और पिछले साल यानी 2023 में ये वाक़या मेरे साथ पेश आया था। वैसे तो मैं लियाक़ताबाद में रहा करता हूँ, लेकिन जो मेरी ड्यूटी थी यानी उस वक़्त मैं जिस कंपनी में या जिस कॉल सेंटर में जॉब किया करता था, वो नाज़िमाबाद के अंदर एक बंगले में मौजूद था। बेसिकली ये जो बंगला था, इसमें 4 फ्लोर बने हुए थे, यानी कि पोर्शंस बने हुए थे और इन पोर्शंस में कुछ ऑफिसेस मौजूद थे, कुछ जगहों पे रिहाइश मौजूद थी। जबकि जो टॉप फ्लोर था यानी जो चौथा फ्लोर था, उस फ्लोर पे कॉल सेंटर मौजूद था। अब ये जो कॉल सेंटर था, इसकी जो टाइमिंग थी वो शाम 4 बजे से शुरू होती थी और रात के 2 या 4 बजे तक जितना भी स्टाफ था वो चले जाया करता था। अब क्योंकि जो मेरी जॉब थी वो सिक्योरिटी की जॉब थी, तो मैं सबसे आखिर में वहाँ से निकला करता था। बल्कि अक्सर ऐसा होता था कि कभी कभी मुझे कहा जाता था कि पूरी रात आपको वहीं पे ही रुकना पड़ेगा। अब ये जो नाज़िमाबाद के अंदर बेंगलो मौजूद था, यानी ये जो 4 फ्लोर्स थे, इनमें ज़्यादातर जो ऑफिसेस थे वो दिन के टाइम में ही चला करते थे, जबकि फ़कत हमारा ऑफिस था जो कि टॉप फ्लोर पे था, उसकी जो टाइमिंग थी बहुत ही ऑड थी। तो ऐसे ही अभी ये 23-24 दिसंबर को मुझे जो मैनेजमेंट थी उन्होंने कहा कि जो हमारा नाइट वाला गार्ड है या यहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सन हुआ करता है, उसको कुछ वजूहात की बिना पे गांव जाना पड़ा है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 या 3 दिन तक आप रात के टाइम में ड्यूटी अंजाम दे दें। अब जो भी लड़के थे या जितना भी स्टाफ था, वो 2-3 बजे के दरमियान एक एक करके जाना शुरू हो चुका था और रात को 4 बजे सबसे आखिर में जो फ्लोर मैनेजर था वो वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो गया। अब फ्लोर मैनेजर के या तमाम लोगों के जाने के बाद मैं उस ऑफिस में उसी कॉल सेंटर में 4th फ्लोर पे बैठा हुआ था और मैंने सोचा था कि ये जो फजर होने तक के 2 या 3 घंटे हैं, इस दौरानिए में मैं कैफेटेरिया में बैठ के टीवी देखता रहूँगा और जैसे ही फजर की अजान होगी तो नमाज वगैरह पढ़ने के बाद बाहर की तरफ यानी जहाँ पे स्टेयर्स हैं वहाँ जाके बैठ जाऊँगा। एक अजीब बात ये थी कि ये जो बिल्डिंग थी, यहाँ पे जो ऊपर जाने का रास्ता था या जिसे आप कह सकते हैं कि जो सीढ़ियाँ थीं, वो एक गोल जीने पे मुश्तमिल थीं, जैसे कि कदीम घरों में या गए वक्तों में कराची के घरों में जीने हुआ करते थे। अब मैं कैफेटेरिया में बैठा हुआ था और मैं मुसलसल टीवी देख रहा था, जबकि जो भी कस्टमर सर्विसेज का एरिया है या जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह इंस्टॉल है, वो सारा का सारा मुकम्मल तौर पे खाली था। अब ये जो ऑफिस था, यहाँ पे के इलेक्ट्रिक की लाइट तो मौजूद थी, लेकिन अगर कभी के इलेक्ट्रिक की लाइट ना हो तो जो भी गार्ड है ये उसकी जिम्मेदारी थी कि उसको नीचे जाके जनरेटर को चलाना पड़ता था। इसी दौरानिए में ही जब मैं टीवी देख रहा था, एकदम से लाइट चली गई और जैसे ही लाइट गई तो एकदम से ये जो पूरा फ्लोर था, ख़ास तौर पे जो कैफेटेरिया था, ये मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूब चुका था और मेरे पास जो मोबाइल मौजूद था वो भी इत्तेफाक से जहाँ पे सामने टेबल रखी हुई थी उधर रखा हुआ था। अब इस दौरानी में जबकि मैं उस सीट से उठता और टेबल के पास जाके उस मोबाइल को उठाने के बाद लाइट ऑन करता, मुझे इस अंधेरे में एकदम से लगने लगा कि इस कैफेटेरिया के अंदर एकदम से चमेली की या इस तरह की कोई खुशबू आना शुरू हुई है और ये जो खुशबू थी ये इस कदर तेज़ थी कि 2-4 सेकंड के अंदर अंदर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा कैफेटेरिया, बल्कि इसके बाद का जितना भी एरिया है वो खुशबू से मुअत्तर हो चुका है। एक अजीब सी दिलचस्प सी खुशबू थी जो दिल को बहा भी रही थी, लेकिन खौफ की बात ये थी कि इतनी रात में इस अंधेरे में लाइट जाने के बाद एकदम से ये जो खुशबू आना शुरू हुई थी, ये बिला आखिर किस वजह से आना शुरू हुई थी। इससे पहले कि मैं खड़ा होता और बाहर जाके देखता या मोबाइल की टॉर्च ऑन करता,
मुझे अब लगने लगा कि कैफेटेरिया के अंदर कोई एकदम से चलता हुआ मेरी टेबल की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, और जो भी आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी टेबल की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, यकीनन ये खुशबू उस वजूद ने ही लगा रखी है। अब क्योंकि मेरी जो जिम्मेदारी थी वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, मेरे पास गन मौजूद थी, तो मैं अपने तौर पे गन को अपने हाथ में लेके अलर्ट हो चुका था, और मैं चाहता था कि अगले ही लम्हे जल्दी से खड़ा हूँ, और खड़ा होने के बाद जहाँ पे मेरा मोबाइल रखा हुआ है उस मोबाइल को उठा के उसकी टॉर्च ऑन कर दूँ। और ऐसा ही हुआ कि कुछ सेकंड के अंदर अंदर मैंने ना सिर्फ मोबाइल को हाथ में लिया और एकदम से उसकी जो टॉर्च थी उसको ऑन कर दिया। अब जैसे ही मैंने मोबाइल की टॉर्च को ऑन किया और उसकी रोशनी को सामने यानी रास्ते की तरफ मारना शुरू किया, तो मैंने देखा कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बहुत ही खौफनाक चेहरों की हामिल औरतें मेरे सामने ना सिर्फ खड़ी हुई हैं, बल्कि उनके जो चेहरे हैं वो इस कदर फिटकार से भरे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनके चेहरे पे इस कदर झाइयाँ मौजूद हैं कि जैसे कोई 80 या 85 साल की औरतें एकदम से मेरे सामने आके खड़ी हो चुकी हों। अजीब बात ये थी कि इन तीनों के जो होंठ थे वो कुछ अजीब तरीके से सूजे हुए थे, या फिर ऐसा लग रहा था जैसे इन तीनों के होंठों से खून रस रहा है या इनके होंठों पे जख्म मौजूद हैं। इन तीनों की जो गर्दनें थीं कुछ बहुत ज़्यादा पतली सी और लंबी सी गर्दनें थीं। गर्ज के इनको देखने से किसी भी तरह ये नहीं कहा जा सकता था कि ये जो तीन औरतें मेरे सामने खड़ी हुई हैं उनको आप इंसानों से या औरतों से तशबीह दे सकते हैं। इसी दौरानिया में ये जो तीन औरतें थीं उनमें से जो सबसे पीछे औरत खड़ी हुई थी उसने शायद ब्लैक कलर का लिबास पहन रखा था। उसने एकदम से नाक की आवाज़ में यानी पतली सी आवाज़ में मुझे कहा कि तुम फौरन यहाँ से नीचे चले जाओ, और आज के बाद रात के वक्त में यहाँ पे नहीं रुकना। ये जो टाइम है ये हमारा टाइम है, और अगर आज के बाद तुम रात में हमें यहाँ पे नज़र आए तो वो रात तुम्हारी यहाँ पे आखिरी रात होगी। जैसे ही उस औरत ने ये कहा तो वैसे ही बजाय इसके कि मैं उससे मज़ीद बात करता या उस पर हमला करने की या उसको फायर मारने की कोशिश करता, मैं इस कदर शदीद घबरा चुका था कि मैंने एकदम से टॉर्च की रोशनी में जैसे तैसे गिरते पड़ते सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू किया, और जैसे तैसे उस गोल जीने से गिरता पड़ता जब मैं नीचे पहुंचा, और नीचे पहुंचने के बाद जैसे ही मैं बाहर आया तो तब जाके मेरे जो आसान थे वो थोड़े से बहाल हुए। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मेरे जिस्म से शदीद ठंडा ठंडा पसीना छूटता रहा, और मेरी इस कदर बुरी हालत थी जैसे मुझे लग रहा था कि मेरा दम निकलने ही वाला है। खैर 15-20 मिनट के बाद जब मेरी जो हालत थी वो कदरे बेहतर हुई और मेरे जो पसीने थे वो छूटने ज़रा कम हुए, तो मैंने दोबारा से इस छत की तरफ यानी कि जहाँ पे हमारा कॉल सेंटर मौजूद था उसकी खिड़की की तरफ नज़र मारी, और जबकि मैं उस कॉल सेंटर की खिड़की की तरफ देख ही रहा था तो मुझे वाकई में दोबारा से ऐसा लगा कि इस कॉल सेंटर की जो खिड़की है उस खिड़की की मुंडेर पे वो तीनों औरतें वैसे ही खड़ी हुई हैं, और वैसे ही शायद मुसलसल मेरी तरफ देख रही हैं, जैसे कि वो मुझे कहना चाहती हों कि अब दोबारा यहाँ पे आने की गलती नहीं करना। खैर जैसे तैसे ये मुकम्मल रात मैंने वहाँ पे गुजारी, और मैंने फिर उसके बाद जो भी मैनेजमेंट थी उनसे मुख्तलिफ बहानों के ज़रिए माजरत कर ली कि मैं रात के औकात में इस कॉल सेंटर में, ख़ास तौर पे इस कैफेटेरिया में ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकता। इस बारे में जब मेरी उस सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत हुई जो राहत में यहाँ पे ड्यूटी दिया करता था, तो कहने लगा कि मैं भी जब कॉल सेंटर के अंदर रुका करता हूँ तो मैं कॉल सेंटर के अंदर, ख़ास तौर पे कैफेटेरिया के अंदर जाने से परहेज़ करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि गेट के बाहर या सीढ़ियों पे या फिर नीचे की तरफ जाके बैठ सकूं।
अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। 1978 में जब मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया था, तो मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लूं। लेकिन क्योंकि हमारा जो ताल्लुक़ था वो बुनियादी तौर पे एक छोटे से गांव से था, तो उस वक्त जो हमारे हालात थे, यानी जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन थी, वो किसी भी तरह इजाज़त नहीं दे रही थी। तो मैंने अपने घर वालों को सजेस्ट किया कि अभी कुछ दिनों के लिए या कुछ अरसे के लिए, शायद 1 साल के लिए मैं जॉब कर लेता हूँ, और इस दौरानिए में अगर कुछ पैसे जमा हो गए तो कोशिश करूँगा कि प्राइवेट इनरोलमेंट करा लूँ और प्राइवेटली पेपर्स में अपेयर हो सकूँ। खैर, मैंने मुख्तलिफ जगहों पे जॉब के लिए बातचीत की, और काफ़ी कोशिशों के बाद जामशोरो, या आप कह सकते हैं कि M9 पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल मौजूद था, वहाँ पे मुझे जॉब पे रख लिया गया। ये जो अस्पताल था, बुनियादी तौर पे एक ऐसा अस्पताल था जो आम तौर पे उस हाईवे पे होने वाले हादसात, या उधर से जो लोग गुजर रहे होते हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उन लोगों के लिए बुनियादी तौर पे इसको कायम किया गया था। खैर, मैंने ये जो मेडिकल स्टोर था जो कि अस्पताल के अंदर ही मौजूद था, वहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग दे दी। अब जो मेरी जॉब टाइमिंग थी वो रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक थी, और 2 दिन के अंदर अंदर ही मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि इस अस्पताल में ख़ास तौर पे रात के टाइम में रश ना होने के बराबर हुआ करता है। खैर, मैं मुतमईन था कि मुझे पैसे उतने ही मिलेंगे जितने दिन में काम करने पे पैसे मिला करते हैं, और इतना ज़्यादा काम भी नहीं होगा। तो ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं कुछ बुक्स वगैरह अपने साथ रखूं, और जैसे ही रात में मुझे टाइम मिले तो उन बुक्स के ज़रिए अपने पेपर्स की या अपने फ्यूचर के लिए कुछ पढ़ाई शुरू कर दूं। अब 2-3 दिन बड़े सुकून से गुजरे, और मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि रात में यहाँ पे रश नहीं हुआ करता। अच्छा, थोड़ा सा आपको इस अस्पताल का स्ट्रक्चर समझा दूं कि जैसे ही आप रोड से एंटर होते हैं तो पहले एक बहुत बड़ी सी जगह थी जो पार्किंग के लिए दस्तियाब थी, जैसे आप छोटा सा ग्राउंड कह सकते हैं। और ये ग्राउंड अबूर करने के बाद एक बड़ा सा गेट मौजूद था जो कि लोहे का गेट था। तो जब आप उससे एंटर होते हैं तो एक छोटा सा कॉरिडोर मौजूद था। सीधे हाथ पे रिसेप्शन मौजूद थी, और अगर आप उल्टे हाथ से मज़ीद आगे बढ़ें तो मुख्तलिफ वार्ड्स से एमरजेंसी थी, और उसके बाद आखिर में एक मेडिकल स्टोर मौजूद था। और ये वही मेडिकल स्टोर था जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। अब ये जो हमारा मेडिकल स्टोर था, इस मेडिकल स्टोर के बिल्कुल सामने सीढ़ियाँ मौजूद थीं, और ये जो सीढ़ियाँ थीं, इन सीढ़ियों से गुज़र के फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाया जाता था। फर्स्ट फ्लोर को बना तो रखा था, लेकिन क्योंकि ये जो अस्पताल था ये इतना ज़्यादा चला नहीं करता था, तो आम तौर पे फर्स्ट फ्लोर मुकम्मल तौर पे खाली पड़ा रहता था। रात के औकात में इस पूरे अस्पताल में एक डॉक्टर मौजूद होता था, और इस डॉक्टर के साथ एक फीमेल और एक मेल नर्स हुआ करते थे। इन तीनों का काम था कि इनको एमरजेंसी वार्ड में, या जहाँ पे एमरजेंसी की सहूलत मौजूद है, पूरी रात वहीं पे रुकना है। जबकि मेडिकल स्टोर पे मैं मौजूद होता था, और अगर आप बाहर की तरफ यानी गेट की तरफ का जायज़ा लें तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया था। खैर, जब ये मेरी चौथी रात थी, यानी कि मुझे ज्वाइन किए हुए 3 दिन गुजर चुके थे, और अब मुझे चौथी रात की ड्यूटी अंजाम देनी थी, तो उस मेडिकल स्टोर पे जाते हुए आज मुझे कुछ अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरा दिल पता नहीं क्यों कर रहा था कि आज रात मुझे छुट्टी करनी चाहिए, लेकिन मेरी नई नई जॉब थी, और अगर मैं छुट्टी करता तो 200 रुपये जो मेरा रोज़ का मुआवजा था वो उसको काट लेते। खैर, ना चाहते हुए भी मैं अल्लाह का नाम लेके उस मेडिकल स्टोर पे पहुंच गया,
और आहिस्ता आहिस्ता करके 10, 11 और फिर 12 बज चुके थे। 12 बजे के बाद अगर पेशेंट्स वगैरह मौजूद ना हो तो जो डॉक्टर साहब थे या जितने भी नर्सिस थे वो सारे के सारे कुछ देर के लिए आंख लगा लिया करते थे। वैसे ही रात के 12, साढ़े 12 बजे ये लोग सो चुके थे। गार्ड जो है वो गेट के बाहर मौजूद था। तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि ये जो स्टेयर्स हैं इनके ऊपर की तरफ से किसी ने नीचे उतरना शुरू किया है। मुझे अच्छी तरह याद था ना ही इस पूरे अस्पताल में कोई पेशेंट मौजूद है और ना ही जितना भी स्टाफ था उन स्टाफ में से कोई ऊपर गया हुआ था। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके कोई बाकायदा कदम रखते हुए नीचे आ रहा था और मुझे उसके जूतों की या उसके सैंडल्स की आवाज़ प्रॉपरली सुनाई दे रही थी। और ये जो मुकम्मल जीना था यानी कि जो ऊपर चढ़ने का और फिर उधर से मज़ीद ऊपर जाने की जो मुकम्मल सीढ़ियाँ थीं वो तकरीबन 20 या 22 सीढ़ियाँ थीं। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे ये जो आवाज़ थी बिल्कुल जीने के करीब पहुंची तो मेरी जो नज़रें थीं वो मुसलसल जीने के ऊपर थीं और मैं वेट कर रहा था कि एकदम से कोई ना कोई मेरे सामने आने वाला है। ऐसा ही हुआ कि उसके कुछ देर के बाद एकदम से मैंने देखा कि एक लड़की जिसकी मुश्किल से 18 या 20 साल की उम्र होगी, उसने बज़ाहिर हील्स पहन रखी हैं और वो उन सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे की तरफ आ रही है। अजीब बात ये थी कि जो लड़की नीचे उतर रही थी, इस लड़की को इस अस्पताल में इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। खैर इसी दौरानिए में जब वो ऊपर से नीचे आ रही थी तो मैंने उसके हुलिये पे या उसके लिबास पे गौर करना शुरू किया। तो मैंने देखा कि उसका जो लिबास है वो सफ़ेद कलर का लिबास है और अजीब बात यह है कि उसके जगह जगह उस लिबास के ऊपर खून के धब्बे लगे हुए हैं। ख़ास तौर पे इसके जो पेट का हिस्सा था वहाँ पे बाकायदा लग रहा था बहुत सारा ब्लड लगा हुआ है। अब जैसे ही इस ज़ख्मी लड़की को मैंने अपने सामने सीढ़ियों से उतरते हुए देखा तो मैं एकदम से खड़ा हो गया और मैं अजीब कश्मकश का शिकार था कि बिलाखिर ये जो लड़की है ये कौन है। बहरहाल मैं एकदम से खड़ा हुआ और मेरे मुंह से बेख्तियार निकला कि आप कौन हैं, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जैसे ही मैंने ये सवाल किया तो वो जो लड़की थी बजाय इसके वो इसका जवाब देती वो एकदम से मुस्कुराने लगी और उसकी जो मुस्कुराहट थी वो इस कदर क्रीपी मुस्कुराहट थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे सामने जो मौजूद है वो आखिर कौन है। बहरहाल मैं एकदम से उस मेडिकल स्टोर से बाहर निकला और मैंने इमरजेंसी की तरफ भागना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं इमरजेंसी वार्ड के बिल्कुल करीब पहुंचा तो इत्तफाक से जो डॉक्टर थे या जो भी नर्सिस थे वो वहाँ पे न सिर्फ जाग रहे थे बल्कि ऐसा लगा कि वो मुझे देख के एकदम से चौंक चुके हैं। बहरहाल मैंने उनको जल्दी से बोला कि वहाँ पे सीढ़ियों पे फर्स्ट फ्लोर से कोई ज़ख्मी लड़की नीचे उतरी है, आप जल्दी से जाके देखें कि आखिर ये कौन है और कहाँ से आई है। ये सुनने के बाद वो जो डॉक्टर थे और उनके साथ जितने भी नर्सेज मौजूद थे वो कहने लगे कि आप उसको नज़रअंदाज कर दें। ये बड़ा ही अजीब जवाब था और मैं काफ़ी देर तक ये सोचता रहा कि बिला आखिर ये इस तरह से क्यों कह रहे हैं। खैर उनमें जो मेल नर्स था वो मुझे कहने लगा कि कुछ देर के लिए यहीं पे बैठ जाओ और कुछ देर के बाद मेरे साथ वहाँ पे वापस चलना। तकरीबन आधे घंटे तक हम लोग वहीं पे बैठे रहे और मुसलसल मेरे जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि किस तरह के लोग हैं वहाँ पे एक ज़ख्मी लड़की मौजूद है, बजाय इसके कि उसको फर्स्ट एड दें, उसकी मदद करें, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और मेरी किसी बात को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। बहरहाल आधे पौन घंटे के बाद जब मैं उस मेल नर्स के साथ वापस मेडिकल स्टोर में आया तो कहने लगा कि भाई इस अस्पताल में इस तरह की चीज़ें या इस तरह की मखलूक़ात नॉर्मली नज़र आती रहती हैं, कभी भी तुम्हें इस तरह की कोई लड़की
या इस तरह की चीज़ नज़र आए तो तुम आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देना और कोशिश करना कि वहाँ से आगे पीछे चले जाओ। अब ये सुनने के बाद मेरे जो आसान थे वो मुकम्मल तौर पे न सिर्फ ख़ता हो चुके थे, बल्कि अब मुझे लग रहा था कि मेरा यहाँ पे इस मेडिकल स्टोर में इन स्टेयर्स के सामने बैठ के जॉब करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। खैर, मैंने घर में आके अपने पेरेंट्स से, ख़ास तौर पे अपनी वालदा से मशवरा किया तो उनका यही कहना था कि जब तक कोई दूसरी जॉब नहीं मिल जाती तब तक कोशिश करो कि पाक साफ़ होके आयतल कुर्सी पढ़ के वहाँ पे जाओ, ताकि तुम्हारा दोबारा से सामना इस तरह की किसी मखलूक से ना हो सके। मैंने तकरीबन 22 या 24 दिन तक उस मेडिकल स्टोर पे जॉब की और इस दौरानिए में मुतअद्दिद बार मुझे महसूस हुआ कि स्टेयर्स से उतरता हुआ कोई नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फ़िज़िकली सामना मेरा पूरे उस टाइम के अंदर सिर्फ़ एक ही दफ़ा उस मखलूक के साथ हुआ था। और अल्लाह का शुक्र है कि ना जाने मेरे जहन में कैसे आ गया और मैं बजाय इसके कि उसके सामने खड़ा रहता, मैं उसको नज़रअंदाज करके दौड़ता हुआ एमरजेंसी वार्ड की तरफ चलता चला गया था।